तो आज का सत्र है सिद्धियां। और आज हम जब लंबी साधना दीर्घ काल तक साधना करते हैं तो हमारे भीतर कुछ प्रकार के परफेक्शंस उत्पन्न होते हैं। आप अपनी साधना में परफेक्शन में आ जाते हैं और जब आप अपनी साधना में परफेक्ट हो जाते हैं, परफेक्शन में उतर आते हैं, तो कुछ घटना आपके भीतर घटती है। जैसे मानो कि आप साधना कर रहे हो रोज सूर्य नमस्कार की, या चलो पश्चिमोत्तान आसन की, जिसमें आप अपने सर को अपने घुटने से लगाते हैं। ये अभ्यास करने में 3 से 6 महीने लगते हैं। रोज रोज अभ्यास करेंगे तो 3 से 6 महीने के बीच आप पश्चिमोत्तान आसन लगा सकते हैं। आसन सिद्धि तब मानी जाती है जब न केवल आप इसको आराम से लगा सकते हो, आप अपने पैर के अंगूठे कर पकड़ के अपने घुटने को, पैर को सीधा रखते हुए अपने घुटने पर अपने सर को जब आप लगा लेते हैं तो ये आसन लेकिन परफेक्ट तब होता है जब इस पर आप बिना प्रयास बड़े आराम से जितनी देर चाहे उतनी देर बने रहे। कई बार विद्यार्थी हमसे पूछते थे कि सर कब समझें कि हमारी ये आसन सिद्ध हो गई। मैं कहता था कि अगर पश्चिमोत्तानासन के पोजीशन में तुम सो जाओ, तुम्हें नींद आ जाए, तो समझो तुम्हारी पश्चिमोत्तानासन सिद्ध हो गई। अर्थात प्रयत्न शैथिल्यम, जब आपके प्रयत्न, आपके प्रयास शिथिल हो जाए, प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, बड़े आराम से आप पैर फैलाएं, घुटना सीधा, पैर का अंगूठा पकड़ें और घुटनों पे सर रख के सो जाएं। जब इस अवस्था में आप आने लगते हैं, कोई प्रयत्न नहीं, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 10 घंटे बैठा लो सर, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको कहते हैं कि आपका ये आसन सिद्ध हो गया। अब आ रही परफेक्शन समझ में? तो आप में से कौन कौन है जो पश्चिमोत्तानासन सिद्ध कर लिए, जरा बता दीजिए। किसी का हो गया पर पद्मा, किसी का कोई भी आसन, चलो पद्मासन ही सही, पश्चिमोत्तानासन तो जटिल है। आप में कोई ऐसा है जिसकी आसन सिद्धि हो गई हो, जिसने किसी भी आसन को सिद्ध कर लिया हो? अभी तक चैट में कुछ हाँ नहीं आया नहीं किसी का? किसी का तो वैसे ही आया है, जरा देखो। प्रवीण जी कह रही हैं कि पहले सिद्ध था, अभी नी में पेन है। डॉक्टर अशोक साहब कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कोई सिद्धि नहीं हुआ। खैर, अब डॉक्टर साहब, अब आप कोशिश मत करना आसन सिद्धि के लिए, आप तो अब मन सिद्ध करो। ये युवाओं के लिए है। श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि अर्ध सिद्धि, अर्ध सिद्धासन, अर्ध सिद्धासन अच्छी बात है, वेरी गुड। अगर आप अर्ध सिद्धासन में, वैसे मैं करेक्ट कर दूं श्रीवास्तव जी, अर्ध सिद्धासन कोई पोस्चर नहीं है, अर्ध पद्मासन है। अर्ध सिद्धासन कोई क्लासिकल पोस्चर नहीं है। गुरु जी, यदि आपने सिद्ध कर लिया है तो अच्छी बात है। कोई भी ऐसा पोस्चर जिसमें आप घंटों बैठ सकते हैं, ठीक है। श्रीनिवास कह रहे हैं कि सुखासन ठीक से होता है।
अरे सुखासन में भी लोग घंटों नहीं बैठ पाते हैं। नाम है सुखासन, सबसे जटिल है सुखासन सिद्ध करना। मैं आप लोग को बताऊं, पद्मासन सिद्ध करना ज्यादा आसान है। आप लोग आश्चर्य होंगे, मैं तो हठ योग जीवन भर पढ़ाया हूं। पद्मासन आप सीख करके 6 महीने 8 महीने सीख करके सिद्ध कर लोगे। सुखासन जीवन भर सिद्ध नहीं कर सकते आप। जीवन भर प्रयास कर लो, सुखासन कभी सिद्ध नहीं हो सकता। इसीलिए सुखासन को क्लासिकल पोस्चर में नहीं गिना जाता है। सुखासन को कभी भी हठ योग के टेक्स्ट में आप नहीं देखोगे, क्योंकि वो सिद्ध नहीं हो सकता है। सिद्ध कौन कौन से आसन हो सकते हैं? पद्मासन हो सकता है, वज्रासन हो सकता है, वीरासन हो सकता है, सिद्धासन हो सकता है, सिद्ध योनि आसन हो सकता है, भद्रासन हो सकता है। ये सारे आसन बैठ करके साधना करने के आसन है। ये सब सिद्ध हो जाएगा, सुखासन सिद्ध नहीं होगा कभी। तो ये बात है। तो मैं ये कहना चाह रहा था आप लोगों से कि आसन सिद्धि जिस प्रकार से है, इसका मतलब कि आप बड़े आराम से उस पोस्चर पर घंटों बैठ सकते हैं, आप सो सकते हैं उस पोस्चर। तो साधना में जब हम लोग किसी एक पोस्चर पर या मन को एक जगह रोक लेते हैं, मन रोकने की प्रयास साधना कर रहे हो तो जब मन को रोक लेते हैं, जब हम किसी टारगेट को फिक्स करते हैं तो उस टारगेट में हम विलीन हो जाते हैं। जैसे त्राटक करते हैं, दिए की लौ पे देखते हैं। जब दिए की लौ को देखते हुए आप लौ के साथ एकाकार हो जाते हो तो त्राटक सिद्धि हो जाती है। सिद्ध का मतलब क्या? उसको परफेक्ट हो जाना। जो प्रयास, जैसे कोई रस्सी पे चलने का प्रयास कर रहा है, एक देखते हो सर्कस में लोग रस्सियों पे चलते हैं, तो जब वो आराम से एकदम बिल्कुल रिलैक्स होके चल लेते हैं तो कहेंगे सिद्ध हो गया उसका। योग सूत्र में 8 प्रकार की विभूतियां बताई गई है। 8 प्रकार की वो प्रैक्टिस जो सिद्ध किया जा सकता है, उसकी चर्चा पतंजलि की योग सूत्र में है। तंत्र में भी आपने अष्ट सिद्धि और नव निधि के बारे में सुना होगा। और ये सारी सिद्धियां देह की सिद्धि है, मन की सिद्धि है और प्राण की सिद्धि है। सिद्धि इन्हीं तीनों की होती है। बाकी आप कहेंगे वाक सिद्धि, तो ये एक प्रकार का प्राण सिद्धि है। आप कहेंगे अग्नि और वायु सिद्धि, तत्व सिद्धि, तो ये भी एक प्रकार की प्राण सिद्धि है। तो सिद्धि मन प्राण और देह की ही होती है। कई प्रकार के तांत्रिक प्रैक्टिसेस से भी हम शक्तियों का उदय करते हैं, और इसके लिए चाहिए रेगुलर प्रैक्टिस, तपस्या आपकी। जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, तपस्या करते हैं, तो ये प्राप्त होता है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि हम अपने ह्यूमन एबिलिटीज को, अपने क्षमताओं को, मानवीय क्षमताओं को, ह्यूमन एबिलिटीज को एक्सटेंड कर सकते हैं। एक टाइम था 19वीं सदी तक, जब पाश्चात्य विज्ञान, वेस्टर्न साइंस कहता था कि पर्सनालिटी चेंज नहीं की जा सकती, आदमी की क्षमता निश्चित है। लेकिन 20वीं सदी और 21वीं सदी में जब भारतीय योगियों ने अमेरिका और यूरोप में बहुत सारे चमत्कार दिखाए, तो विज्ञान ये मानने के लिए मजबूर हो गया कि हम अपनी क्षमताओं से आगे बढ़ सकते हैं, हम अपने पर्सनालिटीज को बदल सकते हैं, हम अपने नॉर्मल फिजिकल कॉन्स्ट्रेंट से बियॉन्ड जा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो सामान्य बुद्धि नहीं सोच सकती है, कुछ ऐसा साई फेनोमेना होता है, कुछ ऐसा ब्रेन एनोमलीज होता है
ब्रेन कुछ ऐसा फंक्शन करता है जिसके बारे में ब्रेन को भी नहीं पता, या ब्रेन उस मामले में उतना क्षमतावान नहीं है, या हमारी कैलकुलेशन उतनी नहीं है ब्रेन के लिए। जब ब्रेन ऐसे एबनॉर्मल एनोमलीज करता है तो उसको साई फिनोमेना कहते हैं। और अब पूरे विश्व में 80 से भी ज्यादा पैरासाइकोलॉजिकल लैब्स हैं। पिछले 100 सालों में हजारों पीएचडी हुई है और साई फिनोमेना पर कई साइकोलॉजिकल, पैरासाइकोलॉजिकल, पैरानॉर्मल लैब्स अब पूरे विश्व में है। अब धीरे धीरे क्वांटम थ्योरी, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैथमेटिक्स, क्वांटम इंटेंगलमेंट को इस थ्योरी का बेस बनाया जा रहा है। अब हम लोग जब सिद्धियों की बात करते हैं तो उसमें बायोफील्ड एनर्जी और कई प्रकार की ऐसी सटल एनर्जीज की बात वैज्ञानिक करने लगे हैं। उनको विश्वास होने लगा है कि बहुत सारे सूक्ष्म जगत की ऐसे विज्ञान है जिसका पता अभी तक इंसान को नहीं है। इस पारलौकिक विज्ञान को समझने के लिए अब साइंस के अलग अलग लैब्स में विश्व में 800 से भी ज्यादा मानक पुस्तकें जो अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा ली गई है, अब पैरासाइकोलॉजी को स्यूडो साइंस की बजाय एक नॉर्मल साइंस मानी जाने लगी है। पैरासाइकोलॉजी वो विज्ञान है जो मानवीय चेतना की असाधारण क्षमताओं का वैज्ञानिक अनुभव, अध्ययन, उसका डेटा, उसका एनालिसिस ये करता है। अगर हम इतिहास में जाएं तो 1882 में, 1882 में सबसे पहले सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च एसपीआर की स्थापना हुई थी। इससे पहले मेस्मर ने और बाद में 1932 में जेबी राइन ने इस एसपीआर को, साइकिकल रिसर्च को, इस सोसाइटी को पूरे दुनिया में फैला दिया। सर विलियम जोन्स, कार्ल जंग और बाद में पैरासाइकोलॉजी के जनक डॉक्टर जेबी राइन। जेबी राइन को कोई भूल नहीं सकता क्योंकि उन्होंने पैरासाइकोलॉजी की दुनिया में ये प्रूव्ड किया कि ये साइंस का विंग है। डॉक्टर जेबी राइन के एक शिष्य थे जो भारतीय थे, और डॉक्टर जेबी राइन के उत्तराधिकारी हमारे साउथ इंडिया के तेलुगु भाषी एक महान प्रोफेसर हुए जिनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया, डॉक्टर के आर रामाराव। डॉक्टर के आर राव, डॉक्टर के आर राव, कोनेरू रामकृष्ण राव। अगर आप इसको गूगल में देखना चाहें देख लें। ड्यूक यूनिवर्सिटी में डॉक्टर जेबी राइन के बाद इनको हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाया गया। 90 की दशक में भारत सरकार बड़ी मान मनोबल करके डॉक्टर राव को भारत बुलाए और कोशिश किया कि भारत में ऐसे संस्थान डेवलप हो। आंध्रा यूनिवर्सिटी में पहली बार डॉक्टर राव के सहयोग से सन 2003 में पहली पैरासाइकोलॉजी यूनिट बनी और डिपार्टमेंट ऑफ पैरासाइकोलॉजी खोला गया। ये वो दौर था जब योग की पढ़ाई भी शुरू हुई थी। लोग योग से एमए करने लगे थे। ये वो दौर था
जब भारत में पहली पहली बार ऐसी विद्याओं पर विस्तृत तरीके से शोध होने लगा था। शोध तो 1960 के दशक में कुवलयानंद जी ने भी शुरू किया था, स्वामी सत्यानंद के आश्रम में भी शुरू हुआ था, लेकिन उसको सही पहचान डॉक्टर राव के मेहनत से हुआ। और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि मुझे डॉक्टर राव का शिष्य बनने का मौका मिला और मैं उनके अंडर में पोस्ट डॉक्टरल स्टडी किया। डॉक्टर राव के अंडर में मैंने कई साल मेहनत की और मॉरिन सेंटर ऑफ पैरासाइकोलॉजिकल रिसर्च में एज ए रिसर्चर मैं नियुक्त हुआ। मेरे जीवन का एक लंबा समय इन्हीं सिद्धियों के विज्ञान को साइंटिफिक लैब में प्रूफ करने का, उसको समझने का, उस पर वैज्ञानिक भाषा में रिसर्च पेपर्स लिखने में डॉक्टर राव का सहयोग मेरे जीवन में अवर्णनीय रहा है। 2020 में जब डॉक्टर राव ने अपना सांस छोड़ा तो डॉक्टर राव 97 ईयर्स के थे और उनकी किताबें अभी भी दुर्लभ है, मुश्किल से समझ में आने वाली है। खैर, हम अपने मुख्य विषय पे वापस आते हैं। डॉक्टर राव ने टेलीपैथी और साइकोकिनेसिस को समझने के लिए त्रिशूल सिद्धांत दिया था, जिस त्रिशूल सिद्धांत से हम पारलौकिक विज्ञान को गहरे में समझ सकते हैं। इस चेतना के विज्ञान को समझने के लिए आपको तंत्र को समझना होगा। तंत्र में 4 अवस्थाएं मानी गई है: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। ये 4 चेतना की अवस्थाएं हैं। उसी प्रकार से हमारे अंतःकरण में शरीर के अलावा, जिसको आप मन कह देते हैं, मन भी 4 रूपों में हमारे सनातन धर्म ने इसको देखा है: मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, जिसको हम लोग अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। इसके अलावा हमारे भीतर के प्राण शक्तियों का, सुषुप्त चेतना को कुंडलनी शक्ति के रूप में, हम उसको प्राण शक्ति, ओजस, तेजस और रेतस के रूप में अलग अलग तरीके से तांत्रिक चेतना मॉडल तैयार करते हैं। उसी प्रकार से अगर हम विज्ञान की भाषा में देखें तो क्वांटम कॉन्शियसनेस को नॉन लोकल अवेयरनेस या ब्रेन एनोमलीज के रूप में समझा गया। ऑब्जर्वर इफेक्ट से देखा गया कि कॉन्शियसनेस का शेप या उसकी रियलिटी, कॉन्शियसनेस अपने आप को कैसे बदलती है, कैसे शेप करती है। इसमें से डेविड बोहम का नाम बहुत फेमस है, जो उन्होंने इंप्लीकेशन ऑर्डर थ्योरी, मैं इस विषय के बहुत गहरे में नहीं जाऊंगा, आप लोग कंफ्यूज करोगे, लेकिन अब ये विषय साइंस का है। आध्यात्मिक सो कॉल्ड, जो लोग अपने आप को आध्यात्मिक कहते हैं, उनको ये विषय अब समझ में नहीं आती। अब बड़े बड़े लैब बन गए। एक विशाल लैब कैलिफोर्निया में है जिसको आईओन्स कहते हैं, IONS, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूटिक साइंसेस। डॉक्टर डीन रेडिन उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट है और मेरी उनसे बहुत अच्छी संबंध है। डॉक्टर डीन रेडिन के साथ मेरे कुछ रिसर्च पेपर्स भी हैं। ऐसा विशाल चेतना को समझने के लिए यूनिवर्सिटी बनाई है कि आप एक दिन में घूम भी नहीं सकते। 3000 एकड़ पर फैली हुई कॉन्शियसनेस को समझने वाली ये आयोन्स, आप इसको गूगल करके देख सकते हैं।
इन्होंने चेतना को जानने समझने के लिए बहुत गहरे रिसर्च किए, बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनाए, बहुत सारे लैब डेवलप हुए जो हमारे मन के, हमारी चेतना के बारीक से बारीक, छोटी से छोटी, गहरे से गहरे वाइब्रेशंस को समझने की कोशिश की। हम तो सामान्य तौर से अष्ट सिद्धियों के बारे में बोल देते हैं, लेकिन इस पर गहरे रिसर्च पूरी दुनिया में हो रहे हैं। मैं आप लोग को बताऊं, ये वो हमारे महर्षि महेश योगी थे जिन्होंने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करके लेविटेशन न केवल दिखाया, लोगों को करवा दिया। ब्रिटेन के एक यूनिवर्सिटी में इन्होंने 45 लोगों को हवा में उड़ा दिया था, हवा में उठा दिया था। इनका एक आश्रम ऋषिकेश में है, 84 कुटी में, जिसको बीटल्स आश्रम कहते हैं। पूरे भारत में 70 से ज्यादा मैनेजमेंट कॉलेज महर्षि महेश योगी ने स्थापित किया, जहां क्लेवरांस और लेविटेशन सिखाया जाता था। 2010 में जब इन्होंने श्वास छोड़ा तो ये प्रथाएं धीरे 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 विनष्ट हो गई। मैं बता रहा था अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्रकाम में ईशित्व और वशित्व सिद्धि के बारे में चर्चा है। हमारे तंत्र में, हमारे पुराणों में, हमारे अवतार, हमारे सिद्ध पुरुष, ऋषिगण, हनुमान, इन सभी सिद्धियों से संपन्न थे। अणिमा यानी अत्यंत सूक्ष्म होने की शक्ति, महिमा अत्यंत विशाल रूप धारण करने की शक्ति, गरिमा भारी होने की शक्ति, महिमा हल्का होने की शक्ति, प्राप्ति कुछ भी प्राप्त करने की शक्ति, प्रकाम में इच्छा शक्ति से आप कुछ भी नियंत्रण कर लें। जब तत्वों पर अधिकार हो जाए उसे ईशित्व कहते हैं, और सबको वश में करने की ताकत वशित्व कहते हैं। ये 8 सिद्धियां हैं। इन 8 सिद्धियों को समझने के लिए टेलीपैथी, साइकोकिनेसिस और क्लेवरेंस 3 रूप में पैरासाइकोलॉजी में स्टडी की गई। उसमें सबसे पहले है टेलीपैथी। टेलीपैथी को नॉर्मली कहते हैं मानसिक संप्रेषण। आप किसी के विचार को पढ़ लेते हो या अपने विचार किसी में प्रोजेक्ट कर देते हो। यही गुरु शिष्य परंपरा में शक्तिपात था या परकाया प्रवेश था। ये ऐसी तांत्रिक शक्ति हम जिससे किसी को वश में कर लें, किसी को अपनी बात कहलवा दें, किसी को अपने मन की बात या दूसरे की मन को जान लें। साइंस में इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, प्री कॉग्निशन एंड पोस्ट कॉग्निशन। और इसकी पूरी स्टडी टेलीपैथी की इन्हीं 2 धाराओं में की गई। गैंसफील्ड एक्सपेरिमेंट जो 1970 में हुआ था और आज भी चल रहा है, उन्होंने देखा कि अगर 32% हिट रेट, 32% हिट रेट का मतलब क्या होता है पहले समझ लो। अगर आपको 100 बार, जैसे मान लो मेरे पास ताश की पत्तियां हैं, ऐसे वैज्ञानिक लोग जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं जेनर्स कार्ड। कुछ ऐसे कार्ड होते हैं, आपको बताना होता है कि कार्ड का जो फेस है वो आपकी तरफ है। आपको बताना होता है कि मेरे सामने मैंने जो ये पत्ता निकाला है वो इक्का है, लाल पान का इक्का है, या चिड़िया है, वो बादशाह है, जो भी है। तो आप गेस करेंगे। अब आप बताओ 100 में से कितना गेस आपका स्वाभाविक रूप से सही हो जाएगा?
इसको थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी कहते हैं। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के अनुसार आपका उसका 10वां भाग यानी कि 10 तुक्के सही लगते हैं, 100 में से 10 तुक्के सही लगते हैं। अगर 100 तुक्के मारते हैं आप तो मैथमेटिक्स कहता है, प्रोबेबिलिटी कहती है कि 10 तुक्के सही हो जाते हैं। लेकिन अगर ज्यादा होने लगे, 25 तुक्कों तक बेस लाइन माना जाता है। अगर 25 तक तो ठीक है तो कोई बात नहीं, 100 में से 25 लग गया तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर 25 से ज्यादा लगने लगे, यानी 1/4 से ज्यादा आपके तुक्के सही लगने लगे, तो पैरासाइकोलॉजिस्ट के कान खड़े हो जाते हैं, वो चौकन्ने हो जाते हैं कि ब्रेन को कैसे पता चल रहा है। इसी को हिट रेट कहते हैं। तो गेंसफील्ड एक्सपेरिमेंट में देखा गया, जिसका 32% से ज्यादा हिट रेट है, उसका ब्रेन कुछ खास प्रकार के एबनॉर्मल या पैरानॉर्मल स्टेट या ब्रेन एनोमलीज क्रिएट कर रहा है। जब उसकी ईईजी स्टडी हुई तो देखा गया कि इसके ब्रेन वेव्स एक खास प्रकार के पेयर्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, कुछ खास प्रकार के पेयर्स ऑफ वेव्स क्रिएट कर रहे हैं। और मजेदार बात बताऊं, इसके संबंध हाइड्रोजन के आइसोटोप से, कार्बन के आइसोटोप से और ऑक्सीजन के आइसोटोप से। अब ये सब टर्म्स हैं, मैं बहुत वैज्ञानिक भाषा में जाना नहीं चाहता। इससे पता लगाया जाने लगा, आइसोटोप्स होता है जिसमें न्यूक्लियस और ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस हो जाता है। ये सारे बहुत साइंटिफिक टर्म है, मैं साधारण भाषा में समझाता हूं कि अगर आप 100 में से 32 से ज्यादा तुक्का लगा रहे हो तो आप पैरासाइकोलॉजी की स्टडी के लिए अच्छे सब्जेक्ट हो। तब पैरासाइकोलॉजिस्ट आपके ब्रेन को स्टडी करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि विज्ञान ने व्याख्या करना शुरू किया कि क्वांटम नॉन लोकैलिटी, यानी क्वांटम के स्तर पर मन की भाषा, मन के फंक्शंस को जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ब्रेन क्रिएट कर रहा है, उसकी भाषा को समझने की कोशिश। मॉर्फिक रेजोनेंस, मॉर्फिक रेजोनेंस अगेन एक ऐसा पैरासाइकोलॉजिकल टर्म है, जब समूह में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को, जब समूह में लोग ध्यान करते हैं, समूह में लोग कुछ रिचुअल्स करते हैं, तो वातावरण में किसी खास प्रकार की एनर्जी डेवलप होती है, उसको मॉर्फिक रेजोनेंस कहा जाता है। तंत्र में भी एक विषय है मेंटल फील्ड, मनस क्षेत्र, उसका बहुत कुछ मिलता जुलता पैरासाइकोलॉजी में है जीरो पॉइंट फील्ड, जिसको हम चक्रम क्षेत्रम कहते हैं, चक्र का क्षेत्रों में विस्तार। दूसरा बड़ा टर्म है साइकोकिनेसिस, इसको शॉर्ट में पीके लिखते हैं। जैसे हम चाहें कि ये सामान उठ के यहां से वहां खिसक जाए, हम अपना हाथ भी ना लगाएं, और सामने लैपटॉप है, मोबाइल है, और मैं चाहूं कि ये लैपटॉप खिसक के यहां से यहां चल जाए, अपना बिना मोटर ऑर्गन को यूज किए अपने एनर्जी से आप किसी चीज को खिसका दे, हिला दे, तो इसको कहते हैं साइकोकिनेसिस। विचार शक्ति से भौतिक जगत का नियंत्रण। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रेकी, प्राणिक हीलिंग।
और ये पूरा विश्व प्रसिद्ध है। आप अपने हाथों की शक्ति से बिना किसी पेशेंट को छुए, चाहे पेशेंट आपके पास हो या हजारों किलोमीटर दूर हो, आप चिकित्सा कर देते हैं, आप इलाज कर देते हैं। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है साइकोकिनेसिस का। और इसको तीन पार्ट में बांटा गया, मैक्रो पीके, माइक्रो पीके और बायो पीके। जैसे मैक्रो पीके का एग्जाम्पल यूरी गेलर से लिया जाता है। यूरी गेलर एक ऐसे पैरासाइकोलॉजिस्ट थे जो अपनी इच्छा से उन्होंने कई स्टेज शो किए और चम्मच को फोल्ड कर दिया। उनके कई प्रोग्राम्स हुए टीवी में, बहुत सारे कैमराज में हुए। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल नीना का है। नीना कुलाजिना जो है, उन्होंने सामान को खिसका के दिखा दिया। यही नहीं, हमारे तंत्र में वायु गमन की बात लिखी है। हमारे ऋषि मुनि हवा से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे, किसी को वशीकरण करके कुछ करा लेते थे। पत्थरों को वशीकरण कर लिया, अब तो और छोड़ दो, इंसानों को वशीकरण अलग बात। ऐसे हमारे पुराणों में कथाएं हैं। उसी प्रकार से माइक्रो पीके जो रैंडम नंबर जनरेटर्स होते हैं, जिसको आरएनजी कहते हैं, क्वांटम स्तर पे इसका प्रभाव मन पे पड़ता है। बहुत भारी रिसर्च इन सब पे हो रही है। उसी प्रकार से बायो पीके है जो जीवित प्राणियों में उसके मानसिक प्रभाव पर हम लोग कोई प्रयोग, प्राण चिकित्सा का प्रयोग कर सकते हैं। क्लेवराइंस है तीसरा, जिसको रिमोट व्यूइंग या दूरदर्शन कहा जाता है। दूरदर्शन टेलीविजन मत समझ लेना, हम क्लेवराइंस की बात कर रहे हैं। इस पर मैंने भी कई रिसर्चेस किए, मेरे भी बहुत सारे रिसर्च रिमोट व्यूइंग पे हुए थे। बहुत सारे प्रोजेक्ट बने इस पे। यूएस गवर्नमेंट ने विश्व युद्ध के, द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम में $50 मिलियन, उस समय बहुत होता था, इस प्रोजेक्ट पर डाला था, जिसको सीआईए स्टारगेट प्रोजेक्ट कहा जाता है, जो बाद में नए रूप में 1972 से 95 में आया। विश्व युद्ध के समय में रशिया के ऊपर इसका प्रयोग करने की रशियन अपने पनडुब्बी कहां छुपाते हैं, पैरासाइकोलॉजी की मदद से उन पनडुब्बियों की जानकारी रिमोट व्यूइंग से ली गई। सद्दाम हुसैन कहां छुपे थे, रेत के किस टीले में, किस गहराई में छुपे थे, आपको मैं ये जानकारी दूं, इसका पता भी पैरासाइकोलॉजिस्ट ने ही दिया। जब रशिया और अमेरिका में कोल्ड वार चल रहा था, उन 23 वर्षों में यूएस गवर्नमेंट ने रिमोट व्यूइंग पर जबरदस्त प्रयोग किए, बहुत गुप्त शोध किया। और आप जानते हैं, अगर अमेरिका कर रहा है तो रशिया भी कर रहा होगा। अमेरिका को तो फिर भी बाद में पता चल जाता है, रशिया का तब भी पता नहीं चलता। लेकिन दोनों एक से बढ़कर एक, चाहे वो जासूसी स्तर पे हो, चाहे दुनिया के रहस्यों को जानना हो, इन लोगों ने इस विद्या का जबरदस्त इस्तेमाल किया। लेकिन 90 के अंतिम दशक
90 के अंतिम वर्षों में अचानक से अमेरिका ने यह प्रोजेक्ट बंद कर दिया, एकदम अचानक से। पूरा विश्व हैरान है कि ऐसा क्या हो गया, वो आज भी रहस्य है। इस पर कुछ गोपनीय दस्तावेज है जो अमेरिकन सरकार की तरफ से सेक्रेट है और उसका कोई खुलासा नहीं है। 23 साल तक चलने वाला प्रोजेक्ट अचानक बंद हो गया। खुफिया सीआईए में और कई बहुत सारे खुफिया तंत्रों में इसकी बहुत सारी विचित्र कहानियां बताई जाती हैं। ऐसा कुछ हुआ कि रशिया में 2008 में अचानक से 43 बड़े बड़े पैरासाइकोलॉजिकल रिसर्च क्लोज हो गए। 2012 में आकलन किया जाने लगा कि विश्व समाप्त हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ और शोध अपने नए रूपों में, नए तरीके से, नए मेथड से शुरू हो गया 2012 से। आज जब इस बात को हुए 15 साल से भी ज्यादा बीत गए, तो ये बात आप लोग को बताना जरूरी है कि पूरे विश्व में चोरी छुपे, गुप्त, सही तरीके से अन्यान्य रिसर्च इस पे हो रहे हैं। क्वांटम इंटेंगलमेंट का जो रिसर्च है, इसमें फोटोन और जो पूरे स्पेस में डार्क मैटर्स है और जीरो पॉइंट फील्ड है, उस पर बहुत बड़ा रिसर्च डॉक्टर डीन रेडिन, जो मेरे अभिन्न मित्र भी हैं, उनके साथ मेरे कई प्रोजेक्ट्स भी हैं और ये काम हो रहा है। प्रीकॉग्निशन, प्रीकॉग्निशन मतलब होता है भविष्य का दर्शन। आप भविष्य के बारे में जान लेते हो, भविष्यवाणी कर लेते हो। आप कहोगे तो हमारे यहां तो कोई एक साधारण सा एस्ट्रोलॉजर भी कर देता है। जो थोड़ा बहुत भी अध्यात्म जानता है वो भविष्यवाणी सबसे पहले करता है। सामान्य आदमी भी भविष्यवाणी करता है, राजनेता लोग भी भविष्यवाणी करते हैं। भारत में तो आप देखोगे हर दूसरा आदमी आपको भविष्यवाणी करता दिख जाएगा, हर सेकंड व्यक्ति। हम उन भविष्यवाणियों की बात नहीं कर रहे हैं। प्रीकॉग्निशन एक प्रॉपर साइंटिफिक फिनोमेना है, ब्रेन एनोमलीज है, जो आपकी ब्रेन उस सिग्नल्स को पकड़ती है जो आने वाले समय में होने वाला है। आपको पता है, यदि मैं कहूं कि आगे आने वाली घटनाओं का आपको पता है, मैं यहां पर एक अपने रिसर्च की बात कहूंगा। मैं जानता हूं टाइम हो रहा है, पर यह विषय मेरे जीवन से जुड़ा है, इसलिए मैं इस पर अतिरिक्त समय ले रहा हूं। रिसर्च में सब लोगों को कान में पूरी तरह से ब्लॉक करके ईयरफोन लगाया गया और सामने एक रैंडम पिक 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 साउंड था। रैंडम, ऐसा नहीं कोई 1 सेकंड में आ रहा है, कभी 2 सेकंड में आ रहा है, कभी 10 सेकंड में आ रहा है, ऐसे साउंड थे। और आवाज की जो फ्रीक्वेंसी और आवाज की जो थ्रो टोन थी, उसमें भी अलग अलग रैंडम चेंजेस थे। उसी में एक साउंड पूरा विस्फोट जैसा था, बहुत तेज था, विस्फोट कि कान झन्ना जाए, आप एक बार के लिए सर हिला दो। और वो कोई नहीं जानता था कि कब आएगा, और किसी को पता भी नहीं था। मैंने सारे सब्जेक्ट्स को स्किन गैल्वेनोमीटर, सारे जो लोग कर रहे थे, इसको हम लोग सब्जेक्ट्स बोलते हैं,
उनके स्किन पे, उनके पूरे बॉडी पे तारे लगा दी गई थी कि स्किन के सारे रिएक्शंस को हम लोग देख रहे थे। आप हैरान होगे कि हर एक व्यक्ति उस बड़े साउंड, जो बड़ा बीप है, एक विस्फोटक साउंड है, उससे 7 से 21 सेकंड पहले जान गए कि अगला साउंड बीप विस्फोटक साउंड है, क्योंकि आपका स्किन गैल्वेनोमीटर उस बात के लिए तैयार हो गया। आपका स्किन गैल्वेनोमीटर उस बात के लिए तैयार हो गया, स्किन उसके लिए अपना मूवमेंट शुरू कर दिया कि अगला साउंड विस्फोटक साउंड है। कैसे पता चला स्किन को? हाउ स्किन नो? और ये कई बार रिपीट किए हम लोगों ने, हर बार रैंडम तरीके से सेटल्ड किए। ये कैसे हो गया? आपका स्किन कैसे जान गया कि अगला साउंड विस्फोटक साउंड है? इसी को कहते हैं प्रीकॉग्निशन। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। हेनरी स्टेप ने इस पर बहुत सारे प्रयोग किए हैं बार्कले में, और देखा किस प्रकार से जो कॉन्शियसनेस एज अ क्वांटम ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ब्रेन। इन सब पर तो अलग अलग से पूरा क्लास होना चाहिए। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस पर बहुत सारे शोध हुए। समय कम है, मैं बस आप लोग को झलकियां देता हूं। प्राणिक हीलिंग, प्राण चिकित्सा, ये सबको पता है। लेविटेशन, जिसके बारे में अभी मैं महर्षि महेश योगी के बारे में बता रहा था। योगिक फ्लाइंग प्रोग्राम, 70 से अधिक बार उन पर प्रयोग हुए और उसके डॉक्यूमेंटेशन हुए, और 70 से ज्यादा बार महर्षि महेश योगी ने उड़ के दिखा दिया, हवा में तैर गए वो, और खुद ही नहीं उड़े, बाकी जो देखने वाले थे कैमरामैन तक उड़ा दिया उन्होंने हवा में। ये थे महर्षि महेश योगी। क्वांटम कनेक्शंस, जिसमें 4 बेसिक बातों पे स्टडी होती है। क्वांटम इंटेंगलमेंट, जीरो पॉइंट फील्ड, ऑब्जर्वर इफेक्ट और मॉर्फिक फील्ड। मैं आगे, अगर आप लोग की इच्छा होगी तो मैं इस पर अलग से क्लास ले सकता हूं, लेकिन हां, अगर आप त्राटक, प्राणायाम, मंत्र, यंत्र, समाधि और कुंडलिनी जैसे प्रयोगों को कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप इसको स्पर्श कर सकते हैं। हमारी नाद साधना में भी कई प्रकार की सिद्धियां मैंने अपने स्टूडेंट्स में देखी है। ये सिद्धियां मैं नहीं चाहता कि लोग उसके पीछे पड़े। कई बार गुरु होने के नाते मैं उनकी सिद्धियों को छिपा देता हूं कि ताकि उनको पता ही ना चले कि उनमें वो सिद्धि जागृत हो गई है। ये परंपरा मुझे अपने गुरु से भी मिला था। पर सिद्धियों की ये परंपरा सदियों से चलती आई है। भारत में ऐसा कोई गुरुकुल नहीं है, ऐसा कोई आश्रम नहीं है जहां सिद्धियों की बात नहीं होती। अगर आप लोग चाहते हो कि इस पर एक क्लास और होना चाहिए गुरुजी, तो मैं तैयार हूं, पर आप लोग को यस लिखना पड़ेगा आपके चैट बॉक्स पे, तो मुझे लगेगा कि आप लोग चाहते हो कि इस पर एक क्लास और हो जाए। श्रीनिवास जी लिख रहे हैं यस, अर्पण मूर्ति जी भी लिख रही हैं जी गुरुदेव, मीनल भी यस लिख रही हैं। तो 23 में से 3 लोग, अच्छा, प्रवीण जी भी यस लिख रही हैं, निक्की भी यस लिख रही है, विनोद भी लिख रही है यस, मुकेश जी भी यस।
तो मैं देखता हूं 2/3 बहुमत आता है कि नहीं। डॉक्टर अशोक भी लिख रहे हैं, राजीव शर्मा लिख रही है, सुरभि लिख रही है। तो अभी भी 2/3 बहुमत आया नहीं है आप लोगों का। राकेश जी भी लिख रहे हैं, जी गुरु जी। तो 23 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अरे 2/3, आधा तो पार कर गया। 14 15 16। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो एक क्लास और ले लेता हूं। चलो आपने 2/3 बहुमत छू लिया है, बधाई हो। ठीक है ठीक है ठीक है। तो हम लोग कल तो नहीं, परसों करेंगे इस पर कार्यक्रम। कल का फिक्स है, कल संडे है, कल मैं थोड़ा लंबा सत्र लूंगा। कल आपका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट लूंगा मैं। तो सब लोग इस आधार पे सुबह 7 बजे से तैयार होकर रहना कि आपकी क्लास 2 घंटे चल सकती है। तो मैं आप लोगों का एक साइकोलॉजिकल टेस्ट लूंगा। कल आप लोगों को मैं गुणों के बारे में बताऊंगा कि हमारे अंदर गुण कैसे काम करते हैं, हमारे अंदर दोष कैसे काम करते हैं। ये गुण और दोष के विषय में कल चर्चा होगी। तो कल आप लोग मानसिक रूप से प्रिपेयर होकर के कल 7 बजे हम लोग, कल संडे है, 7 बजे मिलेंगे। तो क्लास लंबा हो सकता है, इस मेंटली आप तैयार रहिएगा। संडे का दिन है, कोई दिक्कत नहीं, ऑफिस में जाना नहीं है। तो अगर मैं 7 बजे से 9 बजे तक क्लास ले लूं तो आप लोग बुरा मत मानना, ठीक है। तो आज इतना ही। आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम गुरु। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुदेव, धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी।